Hello guys. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good Good evening, sir. Good evening. Am I audible? Yes, Sir, sir. yes, Okay. Or should I use that mic or that no, sir. headphone? ऐसे ठीक आ रही है आवाज या हेडफोन वगैरह लगा लूं? सर सही है। ठीक है। सर ठीक आ रही है। सो हमने अभी तक सेकंड यूनिट में डिस्कस किया है दो बड़े इम्पोर्टेंट इशू, जहाँ तक मेरी समझ है। एक तो हमने रिलेवेंट टर्नओवर पे डिस्कस किया है और दूसरा हमने डिस्कशन जो किया था जिसमें हमने इंटरप्राइज के ऊपर शायद डिस्कशन किया था। एम आई राइट? यही दो डिस्कशन हुए ना? यस सर। ठीक है। तो अब कुछ बचे हुए और जो डेफिनेशंस हैं उस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट वर्ड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज पूरा आपका सेक्शन 3 जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड है। जब आप सेक्शन 3 को देखते हो तो ये चैप्टर जो आपका है कंपटीशन एक्ट में, तो उस पूरे चैप्टर जहाँ पे सेक्शन 3 फॉल होता है, जहाँ पे सेक्शन 3 है, उस चैप्टर 2 का नाम ही प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी जो 3 ऑपरेटिंग सेक्शन है उसमें एक ऑपरेटिंग सेक्शन जो है उसमें प्रोहिबिशन एग्रीमेंट के ऊपर है। यानी जो मेन कंटेंशन है, जो सेक्शन 3 की जो आत्मा है, जो सेक्शन 3 के अंदर जो प्रोहिबिशन है वो एग्रीमेंट्स के ऊपर है। इसलिए एग्रीमेंट्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो एग्रीमेंट का जो सेक्शन 3 में आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि सारी जो भी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हो या सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 हो, सब जगह पे जो लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट विल बी वॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पे एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है? एग्रीमेंट हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पढ़ा है और वहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होता है और फिर एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, वहाँ पे एक डिफरेंट स्कीम है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्रीमेंट है उसको प्रूव करना भी एक अलग तरीके का है। हालांकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो है ना वो रिटन फॉर्म में ही हो, वो ओरल भी हो सकता है, हालांकि आपको प्रूव करना पड़ेगा। बट हियर अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट पर्पस देखिए, व्हेन सेक्शन 3 प्रोहिबिट एग्रीमेंट्स एंड द पार्टीज, जो भी इंटरप्राइजेज हैं उनको पता है कि इफ दे आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट दैट इज प्रोहिबिटेड बाय सेक्शन 3। अगर वो इस तरह की किसी एग्रीमेंट के अंदर पढ़ते हैं, एग्रीमेंट करते हैं जो कि सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है, तो इंक्वायरी हो सकती है एंड फाइनली उस इंक्वायरी के ऊपर एक्शन होके उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता हो कि आपके काम का नतीजा गलत हो सकता है, तो उस समय बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है ऐसा एग्रीमेंट करेंगे नहीं नॉर्मली जो कि लोगों की नज़र में आ सके, जो कि इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है सीसीआई या इसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग विंग है डीजी, इनको फाइंड आउट कर सके। वो रिटन फॉर्म में वो और किसी जो है ईमेल या व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के थ्रू नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि यही एग्रीमेंट जो कि प्रोहिबिटेड है, अगर ये फाइंड आउट हो गया तो इसी आधार पे उनको जो है पेनल्टी इम्पोज हो सकती है और कोई एक्शन हो सकता है
CCI जो है इंक्वायरी करके एक्शन ले सकती है। और इसलिए जो है यहाँ पे एग्रीमेंट जो है ना वो बहुत ही लिबरल, बहुत ही जो है डाइल्यूटेड फॉर्म में जो है वो डिफाइन किया है। यहाँ एग्रीमेंट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एग्रीमेंट मतलब एग्रीज, यानी सपोज करो 2 इंटरप्राइजेज हैं या 3 इंटरप्राइजेज हैं, तीनों इंटरप्राइजेज ने प्राइसेस बढ़ा दिए एक साथ, मार्केट में एक साथ प्राइसेस बढ़ा दिए, तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अगर ये कोइंसिडेंस हो तो ये कोई एक्शनेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ाने से पहले या प्राइस बढ़ाने के मुद्दे पे वो तीनों पार्टी एक दूसरे से एग्री थी, एग्रीमेंट मीन्स ओनली एग्री, सहमत थी, तो उस केस में ये एक्शनेबल हो जाएगा। बिकॉज कंपटीशन में ये कहता है कि इंडिविजुअली आप निर्णय लो, एक कार्टेल की फॉर्म में एक जो है एक ट्रस्ट बना के उस तरह से काम नहीं करना है इंटरप्राइजेज। आपके अपने जो है डिसीजन होना चाहिए मार्केट के अंदर। आप अपने कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो हैं, ऐसी चीजें जिस अगर आपको प्राइस बढ़ाना, आपके जो है कंपटीशन में आप सरवाइव कर सकते हो प्राइसेस बढ़ा के भी, तो आप कर लो। लेकिन सारे जो इंटरप्राइजेज हैं जो कंपटीशन करना चाहिए, जिनको एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, वो मिल के अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये चीजें जो है प्रोहिबिटेड है। इसलिए जो एग्रीमेंट है यहाँ पे वो एग्रीमेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। दूसरा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भाई एग्रीमेंट चाहे रिटन फॉर्म में ना हो, लेकिन उसमें ये इंटेंशन टू इन्फोर्स तो होता ही है। इंटेंशन टू फॉर्म द एग्रीमेंट, इसके ऊपर तो एक केस भी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इंटेंशन जरूर होती है, और एग्रीमेंट जब तक लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है तब तक वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। सेक्शन 2H जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कहता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो एग्रीमेंट बना है, जहाँ पे पार्टियां सहमत हैं, वो उसको इन्फोर्स ही करवाना चाहते हो, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसी लोग कॉम्पिटिटर्स के बीच में सहमति है जो कि एक्शनेबल है, जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि गलत है। इसलिए जो है जो कंपटीशन एक्ट में एग्रीमेंट को सेक्शन 2B में डिफाइन किया है, और यहाँ पे एग्रीमेंट को बिल्कुल एक अलग स्कीम से या बिल्कुल एक अलग तरीके से डिफाइन किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह नहीं किया गया है। अब सेक्शन 2B आपके पास होगा डायरेक्ट में, अगर किसी के पास है तो प्लीज इसको पढ़िए। सेक्शन 2B। Yes, sir. Section 2B. Agreement includes any arrangement or understanding or action in concert. Stop for a while. अब देखिए इसमें ये 3 वर्ड हैं कि ये कोई अरेंजमेंट भी हो सकता है। अरेंजमेंट लाइक जो हम फैमिली अरेंजमेंट टाइप से करते हैं ना, कि आप ये कमरा ले लीजिए, मैं ये कमरा ले लेता हूँ, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग में कभी जरूरी नहीं कि वर्बल एक्सचेंज हो। जैसे कई बार आपने बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम ट्रैफिक रूल को फॉलो करते तो बहुत सारी चीजें आई कांटेक्ट से ही हो जाती हैं, कि मैं इस दिशा में मोड़ना चाहता हूं तो दूसरे वाला इस दिशा में मोड़ेगा। या आपने वो मूवी देखी होगी धूम, जिसमें जो ड्राइवर्स होते हैं, राइडर होते हैं, वो आई कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद में उनकी सहमति बन जाती है कि दे विल टर्न इनटू ए पर्टिकुलर साइड। तो अंडरस्टैंडिंग जो है इसके अंदर मीटिंग ऑफ माइंड तो है, बट जरूरी नहीं कि वर्बल एक्सचेंज है। लेकिन हाँ, आप कोई एक काम कर रहे हो तो आप चाहते हो कि दूसरा भी वो काम उस हिसाब में करो, तो वो उसको म्यूचुअलिटी बोलते हैं। कि अगर एक बंदा एक इंटरप्राइज कर रहा है और दूसरा जो है उसी के म्यूचुअलिटी में काम करता है, तो ऐसे में जो है उसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब तीसरा जो वर्ड है एक्शन इन कंसर्ट, यानी आपने जो भी काम किया, जो भी पार्टीज ने एक्शन लिया, वो मियर एक कोइंसिडेंस नहीं है, उसमें कंसर्ट है, एक्शन इन कंसर्ट, यानी उसमें कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ माइंड है। चाहे आपके अंदर वर्बल एक्सचेंज हुआ हो,
नहीं हुआ हो नॉन वर्बल एक्सचेंज से भी, जब आप कोई एक काम करते हो जो कि दूसरा जो बंदा जो उसने किया है उसका केवल एक मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि आपने उस काम को इसलिए किया है, इस तरीके से किया है कि सेकंड बंदा भी वो काम करेगा। जैसे कि मार्केट में जो है बहुत बार इस तरह से होता है कि एक बंदा प्राइस बढ़ा देता है तो दूसरा बंदा भी उसको प्राइस बढ़ाता है। या जैसे जब आप अपने कॉलेज में जाते हो तो कई बार एक ही डेस्क की तरफ 2 स्टूडेंट भागते हैं, ठीक है, तो फिर बाद में जैसे वो आंखों से उनका होता है तो उसको पता होता है कि चलो अब ये बैठेगा, तो आप पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी का जो एक्शन है वो दूसरे आदमी के वो वहां पे म्यूचुअलिटी है कि दूसरा आदमी भी उससे सहमत हो रहा है कि नहीं आप बैठ ही जाओ, लेकिन वहां पे आपने कहा नहीं, ऐसे कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं की। जबकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें है कि प्रपोजल होना चाहिए एक्सप्रेसली, प्रपोजल जिसको फॉर्म होना चाहिए दैट पार्टी ओनली हैज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है। When the proposal is accepted by the party to whom it is made, then it became the promise, section 2B। and इस promise के अंदर जो है दोनों तरफ से कंसीडरेशन होना चाहिए, सेक्शन 2D वाला, जिसकी लीगल लॉ में कुछ वैल्यू हो। सो सेक्शन 2E में होगा that promises or set of promises forming consideration for each other, then it will become the agreement। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन एक्ट में ना तो हमें देखना है कि कंसीडरेशन दोनों पार्टियों की है या नहीं है, ना तो वो रिक्वायरमेंट है हमारे एग्रीमेंट बनने के लिए, ना उसमें वर्बली जो है प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल उसी बंदा जो है उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका कोई एविडेंसेस या उसका वर्बल जो चीजें होंगी तभी तो उसको हम बताएंगे कि जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ऐसा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वहां पे एक और भी चीज है कि वहां इंटेंशन टू फॉर्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये तो होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ये जाके इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। अब ये तीनों वर्ड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है डेफिनेशन का वो भी पढ़ दीजिए। Yes, sir. Whether or not such agreement, understanding or action is formal or in writing, or whether or not, यानी चाहे वो राइटिंग में हो ना हो कोई फर्क नहीं। जब राइटिंग में ही फर्क नहीं है तो फॉर्मल तो बहुत बड़ी बात होता है। फॉर्मल मतलब एक तो जो लॉयर ड्राफ्ट करके कोई एग्रीमेंट लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, दैट इज इन द फॉर्मल वे, वेयर एज the party one want this, whereas the party want this, whereas the subject matter, that means in the very formal manner every detail everything is written, and informal manner like as a layman person or otherwise we form at the home where simply we write something and then both the parties signed it, so वो simple जो agreement होता है जिसमें formality नहीं होती, but वो जो है आपका रिटन फॉर्म में है। तो जब हमें जरूरी नहीं कि वो रिटन फॉर्म में ही हो, तो जाहिर सी बात है कि फॉर्मल इनफॉर्मल की बात ही अलग है। तो चाहे फॉर्मल हो नहीं हो, चाहे रिटन में हो चाहे नहीं हो। सेकंड whether or not such agreement or understanding or action is intended to be enforceable by legal proceedings। Very good। So whether this type of arrangement understanding जो कि एग्रीमेंट माना गया है इस सेक्शन में, चाहे उनके पीछे जो है आपकी इंटेंशन हो या ना हो कि ये इन्फोर्सेबल हो, लेकिन वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू फॉर्म एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो तो वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं ना कहीं ये होता है कि ये इन्फोर्सेबल भी होगा। बाई चांस अगर वो इलीगल मतलब इस तरह का है कि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो केवल वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन इंटेंशन रहती है यहाँ पे, दैट इंटेंशन इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, दैट इंटेंशन इज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। वहां पे इंटेंशन टू फॉर्म एग्रीमेंट वाले पे जो बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस भी आपने पढ़ा होगा, सो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन एक्ट में जो एग्रीमेंट है
यहाँ पे ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि एक तरफ से प्रपोजल आएगा, फिर उसको एक्सेप्ट होगा, फिर दोनों पार्टियों की कंसीडरेशन होनी चाहिए ना। यहाँ एग्रीमेंट का सिंपल मतलब बताओ कि जहां पे इंटरप्राइजेज एग्रीज, मतलब कोइंसिडेंस नहीं है, उनकी भी सहमति थी, एग्रीज। ओके, और इन तीनों ही वर्ड में, चाहे वो अरेंजमेंट हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो एक्शन इन कंसल्ट हो, तीनों ही वर्ड में मीटिंग ऑफ माइंड नेसेसरी है। मीटिंग ऑफ माइंड का डज नॉट मीन कि उनमें कोई वर्बल एक्सचेंज हो, लेकिन हाँ ये कह सको कि ये जो एक्शन था एक ने लिया, तो उसने एक ने लिया, उसको भी पता था कि इन म्यूचुअलिटी द अदर पार्टी विल आल्सो टेक द डिसीजन। Suppose there are the 5 enterprises and they went into a particular function, और वहां पे वो डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू प्राइस की, बड़ा प्राइस बढ़ रहा है, मार्जिन हमारा कम हो रहा है, एंड देन लाइक नथिंग कि एक प्रपोजल हुआ कि हम सारे लोग प्राइस बढ़ा देते हैं ना, ऐसा कि कोई एक्सेप्टेंस हुआ, लेकिन ये किसी ने कहा कि अगर प्राइस बढ़ा सकते हैं, और बाकी लोगों ने भी उस तरह से उसको देख के और उसमें सहमति में हाँ मिला दी, और उसके बाद में वन ऑफ द इंटरप्राइज इंक्रीज द प्राइस with the intention, with the you can say that with this idea that in mutuality the other will also increase। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा दूं और मेरा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, बिकॉज प्राइस इंक्रीज होंगे तो कस्टमर मेरे पास नहीं आएंगे और दूसरे इंटरप्राइजेस के पास में चले जाएंगे, और जैसे वो करता है तो इन म्यूचुअलिटी द अदर इंटरप्राइजेस आल्सो इंक्रीज द प्राइस, सो दिस विल अमाउंट टू द एग्रीमेंट। सो यहाँ पे इतना डिस्कशन का हमारा यही हुआ कि जो एग्रीमेंट यहाँ पे है वो बहुत ही लिबरल और बहुत ही उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी वाटर डाउन। ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन द नेचर। इंक्लूसिव मीन्स दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव। सो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जो है उसका पर्पस क्या होता है कि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का स्कोप बहुत ही जो है वो लिमिटेड होता है, उसके बियॉन्ड कोई चीज़ नहीं हो सकती। और कोई डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, उसका टेस्ट होता है कि उसके अंदर वर्ड्स आएगा, जो वर्ड यूज होगा दैट इज मीन्स, like if something means and then there are 2-3 lines, so whatever fall under these lines will amount to that word। but यहाँ पे है agreement includes। inclusive definition जो है उसके अंदर क्या है कि अगर कोई उस तरह का और भी कोई जो सिचुएशन है तो वो भी इंक्लूसिव डेफिनेशन में फॉल हो सकती है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जो ओपन होती है, that can accept other also, like inclusive culture जिसको बोलते हैं। तो इसका टेस्ट है कि जब अगर कोई वर्ड डिफाइन है, वो लिखा हुआ है कि includes, जैसे यहाँ है सेक्शन 2B में एग्रीमेंट includes any arrangement or understanding or action in concern। सो इस ऐसी डेफिनेशन जो कि इंक्लूसिव डेफिनेशन होती हैं, उनमें ये जो तीनों वर्ड हैं, इनके अंदर जो इसेंशियल थिंग है, इस तरह की चीज का, इस तरह का अगर कोई और भी सेटअप है तो वो भी एग्रीमेंट ही करार दिया जाएगा, उसको भी आप एग्रीमेंट कह सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंस होता है आपका इंक्लूसिव डेफिनेशन का। अब जो एग्रीमेंट है दैट essentially involve express or overt meeting and acceptance of the restriction। एग्रीमेंट वर्ड है, बट आप जब फॉरेन जूरिस्प्रूडेंस देखते हो, एंटी ट्रस्ट लॉ अमेरिका का या यूके, तो वहाँ पे कुछ वर्ड यूज होता है जिसको रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, या एमआरटीपी एक्ट में भी रिस्ट्रिक्शन बोलते थे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे कि आपने और हमने 3 इंटरप्राइजेज है, उन्होंने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा कि भाई हम बिड रिगिंग करते हैं, या हम जो है प्राइस को पहले से ही फिक्स कर लिया, या जो है टेरिटरी एलोकेट कर ली। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमने सहमति के साथ की, तो एक टाइप का हमने प्रतिबंध लगा दे, एक रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी बाकी इंटरप्राइजेस के लिए।
तो इसलिए जो है एग्रीमेंट हमारे यहाँ जो वर्ड यूज है सेक्शन 3 में, तो आप बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंस में आप देखोगे कि वहाँ पे ना वर्ड रिस्ट्रिक्शन यूज है। इनको भी कहीं ना कहीं तरीके से, दूसरे तरीके से आप रिस्ट्रिक्शन इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो है, जो ट्रेड एसोसिएशन, अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन है, अगर एक एसोसिएशन है जिसके 10-20 मेंबर हैं, ठीक है, इंटरप्राइजेज है, सपोज सीमेंट कंपनीज हैं, एंड सीमेंट कंपनीज जो है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो ये एसोसिएशन जो भी कोई डिसीजन लेगा, सो वो डिसीजन विल बी डीम्ड टू बी मेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द दैट एसोसिएशन। सपोज आपके क्लास के अंदर कोई निर्णय होता है कि हम इस दिन, पर्टिकुलर दिन जो है वो सर नहीं आएंगे, या इस पर्टिकुलर क्लास हम शिफ्ट करना चाहते हो, तो ये जो क्लास ने डिसीजन लिया, तो ये क्लास ने डिसीजन लिया, इसका मतलब है कि सारे मेंबर उस पे एग्री थे। बस जब आप एग्री हो तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एग्रीमेंट था। यहाँ पे वो एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है कि सारों के अंदर प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इस तरह का। तो आप बहुत सारे केसेस में दोगे कि जो उनकी एसोसिएशन थी, उन्होंने एक निर्णय लिया, उनकी एसोसिएशन ने इस तरह का डिसीजन लिया, एंड इन द लॉ विल डीम दैट द डिसीजन टेकन बाय द एसोसिएशन इज द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स। बिना मेंबर्स की सहमति के कोई निर्णय थोड़ी लिया जाता है। तो ये बात है। अब यहाँ पे ये तीनों वर्ड हैं, इनका हम एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज द अरेंजमेंट। The arrangement means the common course of conduct or behavior that involves some sort of communication or exchange of view. Arrangement के अंदर, arrangement को आप कह सकते हो ऐसा conduct जो कि common है, या common behavior या common conduct, जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, पार्टीज के बीच में कुछ कम्युनिकेशन, कुछ एक्सचेंज ऑफ व्यू हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप एग्जाम में सारे बच्चे दे रहे हो, एग्जाम सारे बच्चे दे रहे हैं, और 2 घंटे के बाद में, उससे पहले जो है सारे बच्चे जो है एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुआ कि भाई हम जो है 2 घंटे पे ही पेपर दे के चले जाएंगे, और उसके फलस्वरूप जो है सारे बच्चे 2 घंटे पे ही अपना आंसर शीट्स सबमिट करके चले गए। तो ये जो आंसर सबमिट करने का जो कंडक्ट या बिहेवियर था, अगर ये बिहेवियर किसी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, आपने जो है किसी तरह की कम्युनिकेशन की, सारों ने बात करके, अगर वो उस तरह से हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। इस तरह की चीज को हम अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अरेंजमेंट जो वर्ड है, उसके अंदर 2 चीजें इसेंशियल हैं। एक तो जो बिहेवियर होगा वो कॉमन बिहेवियर होगा, कॉमन कंडक्ट होगा। जब हम केस करेंगे आपका बिल्डर्स एसोसिएशन वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनीज, तो वहाँ पे उन्होंने सारी सीमेंट कंपनियों ने प्राइस एक साथ इंक्रीज कर दिया, तो कॉमन बिहेवियर है। उसी तरह से उन्होंने डिस्पैच जो है वो कम कर दिया, अगेन कॉमन बिहेवियर है। सारी सीमेंट कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन घटा दिया, जबकि उनकी कैपेसिटी है उनके प्लांट की, और अगर आप मार्केट में हो तो प्रोडक्शन क्यों घटाओगे। तो ये जो तीनों कंडक्ट मैंने बताया कि प्राइस इंक्रीज एक साथ करना, एक साथ पैरेललिज्म, पैरेलल बिहेवियर जो है, जो कि कॉमन बिहेवियर कह लो, पैरेलल बिहेवियर कह लो, लेकिन ये पैरेलल बिहेवियर मात्र एक कोइंसिडेंस नहीं है। द कॉमन कंडक्ट और कॉमन बिहेवियर involves some sort of communication or exchange of view between the party. This will amount to the arrangement between the party. So each of whom is lead to expect the other also will act in the certain way. This will known as the arrangement. और इस arrangement का जो essence है, that is meeting of the mind after the exchange of view, आफ्टर एक्सचेंज ऑफ द कम्युनिकेशन। जो केस है, बिकॉज केस के हिसाब से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
जो आपकी थर्ड यूनिट में केस है सीमेंट वाला, बिल्डर्स एसोसिएशन वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर, तो उसके अंदर जो पार्टीज होती हैं उनकी मीटिंग होती है होटल के अंदर, और वहाँ से होता है कि ये जो इनका कॉमन बिहेवियर है, सो दैट कॉमन बिहेवियर वाज आफ्टर देयर exchange of view that they had in the meeting, and so this amount to the sir we can say it also cartel, because there is, हाँ, कार्टल कोई नई चीज नहीं होती। देखो सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में वर्ड कार्टल है। अगर इंटरप्राइजेज हैं, सपोज करो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सपोज 10 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, अगर वो इंडिपेंडेंटली उनके अंदर इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो सिंपल एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर वो एक एसोसिएशन के मेंबर हैं और एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान वो डिसीजन लेते हैं, या मतलब बीइंग द मेंबर ऑफ एसोसिएशन वो इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस केस में उसको कार्टल कह दिया जाता है। उसके अलावा कोई भी अंतर नहीं है। जैसे सपोज करो अगर आप एक ही क्लास के स्टूडेंट हो और अगर कोई निर्णय करते हो तो आप कार्टल हो जाओगे, और अगर अलग अलग क्लासेस के बच्चे वो काम मिल के करते हैं तो वो सिंपल एग्रीमेंट हो जाएगा। कार्टल के अंदर भी एग्रीमेंट होता है, सिंपल भी एग्रीमेंट होता है। कार्टल के अंदर बस डिफरेंस यही है कि जो एग्रीमेंट करते हैं वो सारे एक एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। सेक्शन 2C में जो कार्टल डिफाइन है, मैं पढ़ रहा हूँ सेक्शन 2C में, आप भी पढ़िए बेरक में। कार्टल इंक्लूड एन एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हु बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ लिमिट। हु बाय एग्रीमेंट यानी कार्टल का केवल इतना ही अंतर है कि जो कार्टल के जो एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, वो सारे मेंबर हैं एक एसोसिएशन के, और कोई अंतर नहीं होता एग्रीमेंट ही है। ठीक है। नाउ यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर कोई प्राइस लीडर है, merely following the price leader would not imply that merely following the price leader where there is no mutuality, that means there is no arrangement. Suppose in the market one company has increased the price, so other company will also increase the price, or suppose if one company has decreased the price, so to sustain in the market other company will also decrease. सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसमें जब जियो आया तो जियो ने प्राइसेस को डिक्रीज किया, जो है पहले तो उन्होंने 0 किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने पैक का प्राइस जो है 1 GB 299 के आसपास रखा। तो सारी कंपनियों को उसी प्राइस को फॉलो करने के लिए, अदरवाइज जो है उनके ऊपर बड़ा कंपटीशन रहेगा, बर्डन रहेगा कि उनके जो कस्टमर है वो स्विच कर जाएंगे जियो के अंदर। तो इसलिए अगर एक प्राइस लीडर जो है उसने एक निर्णय लिया और बाकी कंपनियां उसको केवल फॉलो करती हैं, म्यूचुअलिटी नहीं है, तो ऐसे में अरेंजमेंट हम नहीं कह सकते। अब इसके ऊपर मैं 2 केसेस आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए। पहला हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि डायरेक्ट एविडेंस हो आपके पास एग्रीमेंट का, बट फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट तो आपको प्रूव करना ही करना है। अब सपोज करो आप कह रहे हो कि देयर वाज एन अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का मतलब है कि कॉमन कंडक्ट और कम्युनिकेशन। कॉमन कंडक्ट तो उनका दिख जाएगा मार्केट में, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन जो है जरूरी नहीं कि कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास हो ही हो। और ऐसे केस में जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है वो यूज किए जाते हैं, और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के थ्रू जो है उसको प्रूव किया जाता है। अभी मैं आपको ये वाला केस दिखा रहा हूँ, सीमेंट कंपनी वाला। इसके अंदर सीमेंट कंपनी वाला केस आप लिख सकते हो, बिल्डर्स एसोसिएशन वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर वाला। Yes.
हाँ, ये देखिए, ये वाला केस है, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, Yes, सो sir. हाँ, इस केस के अंदर जब जाएंगे तो डायरेक्ट कोई एविडेंसेस नहीं मिला कि सीमेंट कंपनियों ने, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है कि जो डायरेक्ट जो एक्सचेंज ऑफ व्यू है जो हम कह रहे हैं, यानी फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट का ऐसा कोई डायरेक्ट रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न उनका कोई मैसेज व्हाट्सएप का या ईमेलिक मैसेज उनको नहीं मिला सीसीआई को, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से उन्होंने प्रूव किया। अब हमने जो अरेंजमेंट को हमने समझा है तो अरेंजमेंट के हमको दो एलिमेंट मिले हैं कि एक तो उनका कॉमन कंडक्ट होना चाहिए, और ये कॉमन कंडक्ट जो है, जो कॉमन बिहेवियर है, ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं होना चाहिए, ये जो है एक्सचेंज ऑफ व्यू और एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन के बाद में होना चाहिए कि उनके बीच में एक इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई। लेकिन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का एविडेंस डायरेक्ट नहीं है तो उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू भी जो है उसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कोई एक अपॉर्चुनिटी तो आपको शो करनी होगी जहां पे वो मिले, पार्टीज मिली और पार्टीज मिलने के बाद में उन्होंने चर्चा की होगी। सो इस केस में जब आप देखेंगे जो बिल्डर्स एसोसिएशन वाले में है, तो इस केस के अंदर आपको पैरेलल बिहेवियर दिखेंगे बहुत सारे, जैसे कि ये वाला देखिए, प्राइस पैरेललिज्म। सारे कंपनियों ने, सीमेंट कंपनियों ने एक साथ प्राइस बढ़ाया, दिखा आपको प्राइस पैरेललिज्म? यस सर। ठीक है, उसी तरह से सारे सीमेंट कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज कर दिया। हर एक जो उनकी जो फैक्ट्रीज थी सीमेंट कंपनियों की, तो एक प्रोडक्शन लिमिट होती है। जैसे लो फैकल्टी के अभी हम कहें तो जो 3350 एडमिशन होते हैं, लेकिन किसी एक साल में वो एडमिशन जो है घटा के केवल 1200 ही करें, तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों, इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इन्होंने सारी सीमेंट कंपनियों ने अगर प्रोडक्शन एक साथ कम किया है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज अगर आप मार्केट में हो तो मार्केट के अंदर तो सब प्रॉफिट कमाने के लिए हैं, और प्रॉफिट कमाने के लिए जब आप हो तो एक साथ जो है आप कम क्यों कर रहे हो? तो ये शो करता है कि आपका जो ये पैरेलल बिहेवियर है, प्राइस एक साथ बढ़ाना, प्रोडक्शन एक साथ कम करना, डिस्पैच एक साथ जो है कम करना, ये कहीं ना कहीं मात्र कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये आपका एक्सचेंज ऑफ व्यू के थ्रू हुआ है। क्योंकि देखो, चार आदमी एक मिल के एक कमरे में आ रहे हैं और चारों एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो हम ये इन्फर कर सकते हैं ना, सर्कमस्टेंशियली इन्फर ये कर सकते हैं कि भाई इनके बीच में ऐसा कुछ सहमति होगा, तभी तो चारों ने एक जैसा किया। ठीक है, अब उसके बाद में लिमिटिंग और कंट्रोलिंग के बाद में आप और नीचे जाओगे तो लिमिटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन के बाद में लिमिटिंग एंड कंट्रोलिंग सप्लाई भी है। उसके बाद में नेक्स्ट आप जाओगे तो वहां पे प्रोडक्शन पैरेललिज्म आपको मिलेगा, फिर आपको डिस्पैच पैरेललिज्म मिलेगा। पैरेललिज्म का मतलब होता है कॉमन बिहेवियर, यानी सारी कंपनियों का प्रोडक्शन, सप्लाई, स्टोरेज वगैरह उनका एक जैसा बिहेवियर था। और यहाँ पे पेज नंबर 103 में यहाँ पे एक और फैक्ट है कि सारी सीमेंट कंपनियां जो है वो मिलती हैं। High powered meeting, CCI took the note of the fact that cement price increased immediately after high powered committee meeting of the Cement Manufacturing Association, CMA मतलब Cement Manufacturing Association, which were attended by cement companies in January and February 2011. It further noted that ACC and ACL, despite having ceased to be member, यानी ये दो कंपनियां थी वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मेंबर नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया। तो अब यहाँ पे देखिए कि सीमेंट कंपनियां वो एक जगह हाई पावर्ड मीटिंग रखती हैं, एक जगह वो मिलती हैं, और मिलने के बाद में उन सब का जो बिहेवियर है वो कॉमन है। ठीक है, तो हमने यही अरेंजमेंट में किया कि एनी सॉर्ट ऑफ कॉमन बिहेवियर और कॉमन एक्शन दैट वाज आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन।
सो यहाँ पे एक मीटिंग, जहाँ पे मीटिंग के बाद में उन्होंने ये सारा कॉमन बिहेवियर किया. सो व्हाट इट सजेस्ट that in that meeting they agrees to do whatever they have did. Am I right or not? So ये यहाँ से इन्फ्लुएंस निकला. ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर कॉमन बिहेवियर तो है, प्राइस पैरेललिज्म भी है, इस तरह का है, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट आपके सामने नहीं हो जहां पे ये पार्टियां जो हैं, जिनके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो कि दे इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ये पार्टियां अगर पहले नहीं मिली हो, ऐसा कोई फैक्ट अगर आप नहीं ला सकते हो, तो ये जो कॉमन कंडक्ट है, ये जो पैरेलल कंडक्ट है, ये जो पैरेलल बिहेवियर है, ये मात्र एक कोइंसिडेंस होगा. इसको आप जो है एग्रीमेंट नहीं कह सकते. आप नहीं कह सकते कि उन इंटरप्राइजेज ने, उन पार्टीज ने एग्री करके ये चीजें की. ठीक है, सो इस पे जो सेकंड केस आप लिख सकते हो, दैट इज टायर मैन्युफैक्चरर केस. आपके रेफरेंस में ये केस मिल जाएगा, रेफरेंस केस में दिया होगा चैप्टर 3 में. सो टायर मैन्युफैक्चरर जो केस है, सो इसके अंदर जो टायर डीलर्स हैं, आपके जो टायर डीलर्स हैं, जैसे कि डिफरेंट टायर्स आते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स के, इसका पूरा नाम मैं बता देता हूँ. ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन वर्सेस टायर मैन्युफैक्चरर. सो जो टायर डीलर्स हैं पूरे इंडिया के, उन्होंने अपना एक फेडरेशन बनाया हुआ था टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. तो ये फेडरेशन वगैरह जो भी हैं, फेडरेशन, एसोसिएशन, इनको आप एसोसिएशन ही बोल सकते हो. और ये हर ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम हो जाता है. सो टायर डीलर्स ने ये अलेज किया कि टायर कंपनी जो हैं, जो टायर मैन्युफैक्चर करती हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगी कुछ उनको फिर टायर्स में डीलिंग करेंगे, उनको बेचने का काम करेंगे. तो ये जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने प्राइस जो है वो एकदम से इंक्रीज कर दिया है. सो इससे रिलेटेड जो इनका पैरेलल बिहेवियर था, सारे ही टायर मैन्युफैक्चरर का, चाहे वो एमआरएफ का हो, चाहे वो दूसरा जो कंपनी का है टायर हो, वो राल्को वगैरह का. सो ये सारे टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनका बिहेवियर उन्होंने पैरेलल किया, सो इट वाज अलेज्ड बाय दीज टायर डीलर दैट देयर वाज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट. अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट प्रूव करने के लिए सेक्शन 3 में एग्रीमेंट प्रूव करना है. एग्रीमेंट मीन द फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट, चाहे आप उसको अरेंजमेंट कहो, चाहे आप उसको अंडरस्टैंडिंग प्रूव कर दो, चाहे उसको एक्शन इन कंसेप्ट कर दो. अब अरेंजमेंट प्रूव करना था उनको. अरेंजमेंट प्रूव करने के लिए पहले तो आपका कॉमन बिहेवियर होना चाहिए, एनी सॉर्ट ऑफ कॉमन बिहेवियर और एनी सॉर्ट ऑफ कॉमन कंडक्ट which which was the result of the exchange of information और व्यूज. अब सीमेंट कंपनीज वाले केस में तो उनकी सारी सीमेंट कंपनीज की एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई थी होटल के अंदर, और वहाँ पे जो कंपनियां एसोसिएशन के मेंबर भी बंद हो गई थी, सीज हो गई थी, मतलब वो उन कंपनियों ने भी उसको अटेंड किया. तो वो एक सजेस्ट करता है कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ व्यू होगा. यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट नहीं आता है, जो ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशन वर्सेस टायर मैन्युफैक्चरर केस में कोई ऐसा फैक्ट डायरेक्टर जनरल के सामने नहीं आया जहां पे सारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारी भी नहीं तो कुछ भी जो है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक जगह मीटिंग उनकी हुई हो. सो बिना मीटिंग के अगर कोई निर्णय होता है, बिना मीटिंग के, या ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया जो कि ये इस्टेब्लिश कर सके, जो कि ये प्रूव कर सके कि उनके बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ व्यू, कोई एक्सचेंज ऑफ आइडिया था. एंड सो इन लैक ऑफ दैट एक्सचेंज ऑफ व्यू एटसेट्रा, जो कॉमन कंडक्ट है, दैट टर्न टू बी मियर ए कोइंसिडेंस, एंड इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, बिकॉज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के लिए एग्रीमेंट होना तो जरूरी है, और एग्रीमेंट वो प्रूव नहीं कर पाए. ठीक है. अब एलपीजी वाला जो केस है, एलपीजी जो हमारा राजस्थान सिलेंडर वाला जो केस है, राजस्थान सिलेंडर एंड कंटेनर लिमिटेड, उस केस के अंदर एक केस रेफर्ड है
और उस केस में, फॉरेन का केस है, उसका नाम आप लिख लीजिए, RRTH, R फॉर रैबिट, RRTH वर्सेस WH स्मिथ एंड सन्स, RRTH वर्सेस WH स्मिथ, W.H स्मिथ एंड सन्स लिमिटेड। उसके अंदर लॉर्ड डेनिंग जो है, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी, एंड दैट इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीपल हु कंबाइन टुगेदर will not stand on the roof, on the top of their roof and speak. They take the decision even on the wink of eyes. यानी लॉर्ड डेनिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह का एग्रीमेंट करते हैं, वो ऐसा नहीं कि बाहर जाके अपने छत पे चिल्ला के कहेंगे। कई बार जो हैं वो विंक ऑफ आईज भी उनके डिसीजन हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने स्टेटमेंट बताई और ये जो केस बताया, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे आपने अलग अलग केसेस जैसे डिस्कस करेंगे या देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट सेंस में हमें नहीं जाना है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ व्यूज और कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, सेकंड वर्ड जो इसमें, यस सर, कोई हाथ उठा रहा है? Sir, can you please repeat the case you just referred? RRTH versus WH Smith and Sons Limited. RRTH versus WH Smith and Sons Limited. ठीक है, सेकेंड वर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अरेंजमेंट के अंदर जरूरी नहीं, अरेंजमेंट के अंदर जो है जरूरी नहीं कि जो पार्टी ने एग्रीमेंट किया है उन्हीं को इफेक्ट उसका मिल रहा हो, है ना। कई बार क्या होता है कि सपोज करो ए कंपनी है और ए की सब्सिडरी कंपनी है बी, और दूसरी कंपनी है सी, और सी की सब्सिडरी कंपनी है डी, और ए और सी यानी दोनों पेरेंट कंपनी के बीच में कोई इस तरह का समझौता होता है, कोई इस तरह का एग्रीमेंट होता है जिसका फायदा मिलना होता है उनकी सब्सिडरी कंपनी को, लेकिन सब्सिडरी कंपनी किसी एग्रीमेंट में नहीं होती। तो अरेंजमेंट जो है उस चीज को भी कवर करता है, ठीक है ना, अरेंजमेंट उस चीज को भी कवर करता है। अरेंजमेंट में नेसेसरी ये नहीं है कि जो एक्सचेंज ऑफ व्यू जो है वो उन पार्टीज के बीच में हो जिनका कंडक्ट क्वेश्चन में है। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है जैसे पेरेंट्स ने कोई अरेंजमेंट किया और उसका इफेक्ट जो है उसके बच्चों को हो। तो अरेंजमेंट के अंदर जो है जरूरी नहीं है कि जो जिन्होंने एग्रीमेंट किया कंडक्ट भी उन्हीं का हो। एक केस मैं इस पे बता देता हूँ। हाँ, रे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, RE रे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अरेंजमेंट वर्ड पे, हालांकि ये कंपटीशन का केस नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट वर्ड जहां भी यूज था किसी लेजिस्लेशन में, उसमें उन्होंने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि अरेंजमेंट के अंदर अगर पेरेंट कंपनी एग्री करती है और उसका इफेक्ट सब्सिडरी कंपनी में है तो माना जाएगा कि सब्सिडरी कंपनी वर इन द अरेंजमेंट, दो देयर वाज नो एक्सचेंज ऑफ व्यू बिटवीन द सब्सिडरी कंपनी। क्लियर? Now come to understanding. Understanding means some sort of behavioral communication. Behavioral communication, अगर किसी तरह का behavioral communication होता है तो उसको understanding कहते हैं। Behavioral communication बता रहा हूं मैं यहाँ पे देखो, अरेंजमेंट की तरह मैं exchange of view नहीं बता रहा हूं। exchange of view वहां पे अरेंजमेंट में होता है,
बिहेवियरल कम्युनिकेशन यानी आप जो बिहेवियर कर रहे हो ना, वर्बल कोई कम्युनिकेशन नहीं, उस बिहेवियर में ही आपका कम्युनिकेशन है। दो कार वाले होते हैं, तो एक वाला लेता है, एक कार थोड़ा आगे बढ़ाता है, फिर अगले वाला आई कांटेक्ट करता है, तो अगले वाला जो एक्शन लेता है, फिर वो पहले वाला जो है उसको देखता है कि हाँ ये आंखों से ये कहना चाह रहा है कि आप निकाल लो। तो ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज बिहेवियरल कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। सो जब भी कभी बिहेवियरल कम्युनिकेशन होता है, अब ये बताओ जो इंटरप्राइजेस मार्केट के अंदर है एंड नेचुरली दे आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर, सो उसमें बिहेवियरल जो है कोरिलेशन क्यों होगा? एक्चुअल में तो ये होगा कि एक कंपनी का जो है वो देखती है कि भाई दूसरी कंपनी यहाँ पे लैकिंग है एंड वी विल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। कॉम्पिटिटर तो यही करता है। बट जब बिहेवियरल कम्युनिकेशन होता है, और वो बिहेवियरल कम्युनिकेशन भी जो है उसमें म्यूचुअलिटी होता है, ऐसा नहीं कि आपने जो है एक एक्शन ले लिया, नहीं, दोनों के अंदर बिहेवियरल के हाँ आप ये कर लो, मैं इसको नहीं करता हूँ। सो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है बिहेवियरल, दैट इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होते हैं कि वो गवर्नर साहब जैसे पिछले सरकार के थे, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट ने उनको कंटिन्यू किया, तो कई बार कह देते हैं ना भाई उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। सो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि उनके बीच में जो है किसी तरह से बिहेवियरल रूप की सहमति हुई है, कोई एक्सचेंज ऑफ व्यू नहीं हुआ, बट बिहेवियरल कम्युनिकेशन है। अब ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमारा किस तरह से होता है? सपोज करो कि इंटरप्राइजेज हैं और एक इंटरप्राइज ने जो है एक इलाके के अंदर, जैसे सपोज करो दिल्ली के अंदर 4 इंटरप्राइजेज हैं एंड दीज 4 इंटरप्राइजेज आर सप्लाइंग बोटल्ड वाटर, जो आपका बोतल का पानी होता है, बड़ी वाली बोतल होती है 20 लीटर वाली। अब एक इंटरप्राइज ने केवल नॉर्थ दिल्ली में ही सप्लाई करना शुरू कर दिया और बाकी जगह उन्होंने सप्लाई बंद कर दिया, एक्सक्लूसिवली सप्लाई। और ये जो सप्लाई किया, इससे पहले उनके बीच ऐसा नहीं कि उसने ये किया तो उनके बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ व्यू था, कोई मीटिंग हुई या कहीं पे वो मिले ना, लेकिन इसको देख के इसके बिहेवियरल कम्युनिकेशन से बी इंटरप्राइज ने फिर जो है वो उसकी टेरिटरी से भी अपना जो है बिजनेस हटा के वो नॉर्थ दिल्ली से खत्म करके केवल साउथ दिल्ली में स्टार्ट कर दिया, और इसी तरह से सी ने कर दिया, इसी तरह से डी ने कर दिया। अब यहाँ पे चारों इंटरप्राइजेज ने अपने अपने एरिया बांट लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉमन कहीं उनकी मीटिंग नहीं थी, कोई एक्सचेंज ऑफ व्यू नहीं था, तो ये अरेंजमेंट तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे इनका जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर ये कम्युनिकेट कर रहा है इनके कंडक्ट को, कि इनका कंडक्ट जो है उसमें कॉमनलिटी है, और कॉमनलिटी क्या है कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को डिवाइड कर लिया। तो ये जो बिहेवियरल कम्युनिकेशन है, दिस बिहेवियरल कम्युनिकेशन अमाउंट टू द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम टू द थर्ड वर्ड एंड दैट इज एक्शन इन कंसर्ट। एक्शन इन कंसर्ट, द एक्शन इन कंसर्ट का मतलब है जहां पे कोई मीटिंग ऑफ माइंड हो। और एक्शन ऑन कंसर्ट को आप कैसे डिफाइन होगा, ये एक केस है, अगर उसका नाम आप लिखना चाहो तो लिख लो, जहां पे एक्शन इन कंसर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था इन सम अदर अंडर सम अदर लेजिस्लेशन। दिस वर्ड एक्शन इन कंसर्ट वाज यूज्ड बिकॉज ये एक्शन इन कंसर्ट जो यहाँ पे है, इसको डिफाइन तो फर्दर किया हुआ नहीं है लेजिस्लेचर में कि इसका कोई अलग मीनिंग होता है। सो CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT वर्सेस ईस्ट कोस्ट कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड, CIT वर्सेस ईस्ट पूर्वी कोस्ट COAST कोस्ट कॉमर्शियल कंपनी लिमिटेड, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 768। सो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गॉट अपॉर्चुनिटी टू डिफाइन द वर्ड
action in concert under some other legislation. So how the Supreme Court has defined, because this word is used in some other, this phrase is not very unique, it is the common phrase used in some other also. ठीक है, action in concert, the question whether two or more person have acted in action in concert has to be considered having regard to their relation, their conduct, their common interest, and on the basis of such evidence that it may be inferred that they must acted in concert. यानी जो हमने अरेंजमेंट में कहा था एक्सचेंज ऑफ वीव वाला, सपोज करो वो सिचुएशन नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जहां पे पार्टीज के बीच में मीटिंग हुई है, और हम ये अलेज करना चाहते हैं कि इंटरप्राइजेज, ये जो 4 इंटरप्राइजेज 3 इंटरप्राइजेज है, ये इन्होंने ये जो कोई भी एक्शन लिया है प्राइस इंक्रीज करने का या और किसी तरह का, ये केवल यूनिलैटरल और मात्रिक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक्शन इन कंसर्ट है। तो उसमें हमें देखना होगा, बहुत सारे फैक्टर लिए जाते हैं कि पार्टीज का रिलेशन क्या है, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, एंड इन बेसिस के ऊपर से अगर आप ये इन्फर कर पाओ कि ये जो काम इन्होंने किया है, दैट दे मस्ट बी एक्टेड इन द कंसर्ट। यानी कहीं पे भी ये जरूरी नहीं कि उनके बीच की आपको कम्युनिकेशन शो करनी है, ये जरूरी नहीं कि आपको वो बिहेवियर वाला कम्युनिकेशन, उस तरह की स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है, लेकिन हाँ इन सारी चीजों से आप ये इन्फर कर सको कि उनके बीच में कोई मीटिंग ऑफ माइंड थी, तो ये होगा। जैसे सीमेंट कंपनी वाले केस में ही एक बड़ा फैक्टर जो है वो सामने आया, डीजी ने सामने रखा, और वो ये था कि हाई प्रॉफिट, देखो मैं लिखा आपको दिखाता हूँ, देयर इट इज, हाई प्रॉफिट मार्जिन, ये देखिए यहाँ पे हाई प्रॉफिट मार्जिन, हाई प्रॉफिट मार्जिन, ये जो सारी सीमेंट कंपनी थी, पहला एक्शन इन कंसर्ट कहे हैं कि उनका रिलेशन क्या है कि सारी पार्टियां कॉम्पिटिटर हैं, एंड it is always expected that the competitor will behave in the competitive fashion, ठीक है। एंड इनका कंडक्ट क्या था, कंडक्ट जो था सारों के सामने था, हिसाब से तो ये होना चाहिए कि अगर एक ने सप्लाई खत्म कर दी, एक ने सप्लाई कम कर दी, तो उसकी सप्लाई को पूर्ति करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए दूसरी कंपनी जो है वो अपनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। सपोज करो अमूल की सप्लाई कम हो गई दूध की, तो मदर डेयरी जो है उसको कंपनसेट करेगी, बिकॉज वो तो कॉम्पिटिटिंग इंटरप्राइजेज हैं, उनका तो काम ही है अपना प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना, लेकिन उन्होंने भी डिक्रीज किया हुआ है, दैट मीन इट गिव्स सम सस्पिशन। सो कंडक्ट, देयर रिलेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, कंडक्ट उनका कि एक तरह का उनका जो है प्राइस पैरेललिज्म, एक ही समय में प्राइस इंक्रीज करना, एक ही समय में प्रोडक्शन कम करना, एक ही समय में सप्लाई कम करना, डिस्पैच पैरेललिज्म एटसेट्रा। एंड उनका रिलेशन दे आर कॉम्पिटिटर, सो दे आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग। एंड कॉमन इंटरेस्ट कि इसके बाद में सारों का प्रॉफिट बड़ा अच्छा आ रहा था, मार्जिन उन्होंने बड़ा अच्छा कमाया, बिकॉज ये जो इनका जो कंडक्ट हुआ, उस कंडक्ट के कारण क्या हुआ कि सीमेंट की जो प्रोडक्शन जो मार्केट में कम हुई, उसकी सप्लाई, उसका डिस्पैच जो कम हुआ, तो मार्केट के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई का इक्वेशन था दैट वाज डिस्टर्ब, एंड व्हेन द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन डिस्टर्ब इन द मार्केट, तो प्राइसेस वर शूट अप, एंड उस प्राइसेस शूट अप होने से हर कंपनी को एक हाई प्रॉफिट मार्जिन हुआ। मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो आपने एक सीमेंट के बैग को मैन्युफैक्चर किया, आप एक सीमेंट कंपनी हो और 250 आपकी कॉस्ट आ रही है और आप उसको 265 पे बेच रहे हो, केवल 15 रुपए कमा रहे हो। सपोज करो वही सीमेंट का बैग जो है वो 400 रुपए में बिकता है, तो आपका मार्जिन 150 रुपए हो जाएगा, और आप इतने सीमेंट के बैग्स मैन्युफैक्चर करके भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना
बहुत कम बैक करके भी इतने मार्जिन के साथ आप प्रॉफिट कमा सकते हैं. सो दिस फैक्टर वाज found out by the DG that the profit margin of all the cement companies were examined by the commission, which arrived at conclusion that some cement company posted high return on capital employed, higher EBITDA in 2011 10-11 as compared to 2009-10. Accordingly, the CCI observed that the respondent earned the huge margin over the cost of सेल्स. सो ये जो चीजें हैं, फैक्टर्स हैं कि पार्टीज का रिलेशन क्या है, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, पार्टीज का कॉमन इंटरेस्ट क्या है. ऑल दीज फैक्टर्स, फ्रॉम दीज फैक्टर्स वी इन्फर दैट वेदर देयर वाज मीटिंग ऑफ माइंड और नॉट. कोई बिहेवियरल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं जो कि अंडरस्टैंडिंग में है, कोई एक्सचेंज ऑफ व्यू की जरूरत नहीं जो कि अरेंजमेंट में है. अब ये देखिए, ये जो तीनों चीज जो हैं, ये तीनों जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे जो आपका टॉप मोस्ट है दैट इज अरेंजमेंट. वहां पे आपको एक्सचेंज ऑफ व्यू और वर्बल कम्युनिकेशन दिखाना पड़ेगा. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग. इसमें आपको कोई जो कम्युनिकेशन दिखाना होगा लेकिन वो वर्बल नहीं, बिहेवियरल. और थर्ड वाले के अंदर आपको केवल इन्फर करना है इन फैक्टर्स को लेके. ठीक है. सो ये जो है एक तरह से ऊपर से होके डाइल्यूटेड फॉर्म में, एक्शन इन कंसर्ट सबसे डाइल्यूटेड फॉर्म में है और सबसे आसान है. बिकॉज जो सीमेंट कंपनियां हैं, जो लॉर्ड डेनिंग ने ऑब्जर्व किया, कि जो भी कंपनियां, सीमेंट कंपनियों का तो मैंने वो स्पेशल जो केस है, तो अदरवाइज जो भी कंपनियां इस तरह का एग्रीमेंट करती हैं जिनको पता है कि ये प्रोहिबिटेड है, इसके बाद में सीसीआई इंक्वायरी कर सकती है, कोई हमारी इंफॉर्मेशन दे सकता है और फिर सीसीआई बहुत बड़ा पेनल्टी जो इम्पोज करेगी. लाकि जैसे कि इन सीमेंट कंपनीज के अंदर जो पेनल्टी इम्पोज हुई दैट वाज वेरी वेरी लार्ज इन अमाउंट. यहाँ पे इनके ऊपर जो है पेनल्टी ऑफ 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ की पेनल्टी जो है इन सीमेंट कंपनियों के अंदर इम्पोज होती है. सो ऐसे में वो हो सकता है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनका कम्युनिकेशन वगैरह करना. मेरी एक क्लास में एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर हाउ वी विल डिटरमाइन एंड हाउ वी विल एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन बिकॉज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्सेट्रा. बट जो मीटिंग ऑफ माइंड वाला जो है, जो हमारा तीसरा एक्शन इन कंसर्ट, उसमें इवन जो है आपको कम्युनिकेशन भी नहीं चाहिए. बट हाँ, किसी तरह से आप इन्फर तो करोगे ना कि देयर वाज एग्रीमेंट. फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट अगर नहीं प्रूव करोगे तो फिर प्रोहिबिशन किस पे है. सारा सेक्शन 3 जो है वो रिवोल्व ही आपका एग्रीमेंट पे करता है. ठीक है. सो दिस डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड इन द डिटेल. शुड आई मूव फर्दर? यस सर. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ओके. अभी इस पे कार्टल है तो कार्टल पे ही चल लेते हैं. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज कार्टल. अब ये इस वर्ड से आप मत ड्रो. कार्टल बहुत ही जो है सिंपल है समझने के लिए. ये थोड़ा सा है फैंसी वर्ड. जैसे होटल में जब जाते हैं पहली बार तो वहाँ पे बोलते हैं कि सर स्टार्टर में आपको क्या चाहिए, तो वो नया आदमी स्टार्टर देख के ना वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो होता खाना ही है जो मेन कोर्स से, मेन खाने से पहले कुछ खाते हैं. तो इसी तरह से कार्टल से आप मत घबरा जाइएगा. देखिए ये वर्ड यूज कहाँ है. सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 में वर्ड यूज है और वहाँ पे यूज है इंक्लूडिंग कार्टल. कार्टल को हिंदी में कहते हैं उत्पादक संघ. उत्पादक संघ. अब अंग्रेजी में आप बोले तो एसोसिएशन. और एसोसिएशन फॉर्म करना जो है वो किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है. अगर कोई इंडिविजुअल आदमी है, सिटीजन, तो वो एसोसिएशन फॉर्म करना तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है. आर्टिकल 19 में जो है उनका जो फंडामेंटल राइट भी हो जाता है टू फॉर्म द एसोसिएशन. ठीक है. और वैसे भी कंपनियां एसोसिएशन फॉर्म करती है. कंपटीशन लॉ जो है वो एसोसिएशन फॉर्म करने के अगेंस्ट नहीं है. लेकिन आप ये देखिए कि अगर सपोज करो 4 आदमी अलग अलग क्लासेस के हैं, इस चीज को समझिए. 4 आदमी
अलग अलग क्लासेस के हैं हमारे लॉ फैकल्टी में, उनके बीच में किसी चीज की सहमति बनना, या एक ही क्लास के 4 आदमी हैं उनके बीच में सहमति बनना, कौन सा आसान रहेगा? एक ही क्लास के 4 आदमी हैं, एक ही क्लास के 4 स्टूडेंट है, बिकॉज चारों एक साथ बैठते हैं, एक साथ जो हैं वो टीचर की क्लास अटेंड करते हैं, एक साथ उनकी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि उनके बीच में किसी तरह का एग्रीमेंट बन जाए। लेकिन केवल एग्रीमेंट बन जाए इस पॉसिबिलिटी को प्रोहिबिट नहीं किया गया है। प्रोहिबिशन और कार्टल तो तब है जब एक्चुअली आप एग्रीमेंट करते हो, इसलिए इसको स्पेशल बताया गया है और इसलिए इसके ऊपर जो है पनिशमेंट भी ज्यादा है। अगर नॉर्मली इंटरप्राइजेज जो हैं जो किसी एसोसिएशन के मेंबर नहीं होती और अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करती हैं जहां पे वो प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई एटसेट्रा को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में है, तो वो नॉर्मली जो है उनके ऊपर सेक्शन 27B के अंदर जब पेनल्टी होगी तो दैट विल बी अप टू द 10% ऑफ देयर टर्नओवर, और अगर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो 10% ऑफ देयर रिलेवेंट टर्नओवर, ठीक है। लेकिन अगर वो जो इंटरप्राइजेज थे वो उन्होंने जो एग्रीमेंट किया वो इंटरप्राइजेज एक एसोसिएशन के, एक कॉमन एसोसिएशन के मेंबर थे, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट जो हुआ, इन्होंने जो किया प्राइस फिक्सिंग या एलोकेशन ऑफ टेरिटरी, ये एग्रीमेंट थ्रू कार्टल हुआ, यानी इसमें वर्ड कार्टल होगा। एग्रीमेंट तो हुआ इन्होंने जो प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये कार्टल के थ्रू हुआ, यानी बीइंग द मेंबर ऑफ एसोसिएशन उन्होंने ऐसा किया, तो उसको कार्टल बोलते हैं, कार्टलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसे केसेस में जो पेनल्टी है वो और भी ज्यादा होती है। प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 27B, 3 times द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनीज, 3 गुना जितना उन्होंने प्रॉफिट बनाया है उसका 3 गुना, एंड 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ देयर एसोसिएशन, जो कि सीमेंट कंपनी केस में है, तो इनकी जो एसोसिएशन थी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन CMA ना, उस CMA के ऊपर भी पेनल्टी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन CMA। सो CMA जो है वो डाटा, यहाँ पे जो है सारी कंपनियों का वो डाटा कलेक्ट करती थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और फिर ना उसको बाकी सीमेंट कंपनियों में भेज देती थी। तो इससे ना उनका प्राइस पैरेललिज्म या उनका कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर हो गया, और इसलिए जो है जब पनिशमेंट इसमें हुआ तो फाइनली आप जाके देखो इस केस के अंदर, ये केस बड़ा अच्छा एग्जांपल है दोनों चीजें समझाने के लिए, बिकॉज बिना किसी केस के अगर आप करो तो ज्यादा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे जो लास्ट है, ये इन सारी सीमेंट कंपनियों की पेनल्टी जो है वो ऑब्जर्व की गई, और यहाँ पे इन एडिशन द CMA वाज फाइन टू द टोटल 10% ऑफ रिसिप्ट ऑफ पास्ट 2 ईयर, आर भी कहीं खा गए, ठीक है। यानी जो उनका एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन को भी ये मेंबर्स जो है वो एसोसिएशन को कुछ फंड्स वगैरह, उसका चंदा वगैरह या जो भी सब्सक्रिप्शन देते हैं ना, तो उसकी भी कुछ कमाई होती है, तो उसका भी CMA के ऊपर भी जितनी उसकी रिसिप्ट थी, जितनी उसकी पिछले 2 सालों में इन सीमेंट कंपनीज की तरफ से जो इनकी मेंबरशिप की जो कमाई थी उसका 10% उस एसोसिएशन के ऊपर भी फाइन हुआ। समझे आप? ओके, सो जो सेक्शन 27B है आपका, उसमें कार्टल को स्पेशल पनिशमेंट दी गई है, हायर पनिशमेंट दी गई है, और उनके एसोसिएशन को भी पनिशमेंट किया गया। अब इसका पर्पस क्या है? इसके पीछे देखो बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि जो मेंबर होते हैं ना एक ही एसोसिएशन के अंदर, पहला तो है कि उनके अंदर एग्रीमेंट फॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सेकंड क्या है कि उनके एग्रीमेंट को प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज सारों के अंदर लॉयल्टी होती है। अब कौन जाके जो है गद्दार बनेगा, कौन जाके इंफॉर्मेशन देगा,
सारों के अंदर जो है लॉयल्टी होती है, एक को पता है कि ये कर रहा है तो दूसरा भी उसको करेगा, नहीं करेगा तो फिर मीटिंग में आएगा, फिर आवाज उठाएंगे कि आपने जो है हमने ऐसा किया तो आपने क्यों किया। जैसे कि कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन कहती है कि भाई क्लासेस सस्पेंडेड, और हम लोग गद्दार की तरह फिर भी क्लास लेते रहते हैं तो कई बार पता चल जाता है तो एसोसिएशन कहती है कि भाई आप ही ज़्यादा टीचर बनते हो, क्लास क्यों नहीं हुआ जब अगर डूटा ने डिक्लेयर किया है। तो यानी being the member of association, there is greater possibility of forming contract, there is greater possibility of execution of that contract, that agreement, sorry, and there is very less possibility that such agreement or such information is disclosed। कि तीन चीजें, एक तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि सारों का इंटरेस्ट एक है, सारों की दुखड़ा एक है कि मार्जिन कम बच रहा है, मार्जिन कम बच रहा है। जो हर बनिया कहता है कि पहले अलग सिचुएशन थी, अब कम प्रॉफिट हो रहा है, अब तो आजकल कुछ धंधा नहीं। सेकंड कि जो है इस तरह में उसको एग्जीक्यूट करना आसान है। एक दूसरा शिकायत कर देगा कि जी हमने तो कर दिया, इन्होंने आज भी ये सस्ते में बेच रहा है। जैसे मैं मेट्रो से उतर के जाता हूँ तो वहाँ पे सारे लोग 20 लेते हैं, तो सब लोग 20 ही ई रिक्शा वाले लेते हैं, कहते हैं सर 10 लेते हैं, तो दूसरा लोग हमें डांटता है कि आप क्यों 10 ले रहे हो। तो वहाँ पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी है। और तीसरी जो है वो ये कि इसको इंफॉर्मेशन कौन देगा, इसको प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप कहोगे कि जी वो मीटिंग उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग के बाद में ये कंडक्ट आया, वो कहते हैं कि जी मीटिंग तो हमारी एसोसिएशन की मीटिंग थी। तो इसलिए जो है इन तीनों चीज़ों को देख के, और कार्टेल के अंदर पेनल्टी ज़्यादा है, और कार्टेल को तोड़ने के लिए या उनके बीच का एविडेंसेस लेने के लिए, उनके बीच का जो है एक हिसाब से आप कह सकते हो प्रूव करने के लिए लीनियंसी प्रोविजन है सेक्शन 46 में कि कोई भी मेंबर ऑफ कार्टेल अगर इंफॉर्मेशन देता है, ट्रू इंफॉर्मेशन, ट्रू अकाउंट, ट्रू एंड ऑल इंफॉर्मेशन देता है, तो उसकी पेनल्टी 100% तक एग्जेम्प्ट हो सकती है। बिकॉज अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है ये केवल लीगल प्रोविजन, लेकिन ये लिखे हुए वर्ड्स देखो, इस केस में 6000 करोड़ की पेनल्टी इन्होंने इम्पोज करवाई है। सो इनका आप कंपनी के थ्रू से देखो, आप पे 100 रुपये का पेनल्टी पड़ जाए तो आपका हालत ख़राब हो जाए। तो इसलिए जो है इसको बड़े सीरियस ढंग से आपको समझना है। अब ये जो कार्टेल है, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD वो डिफाइन करता है हार्डकोर कार्टेल। हार्डकोर कार्टेल मतलब जो बिल्कुल कॉम्पिटिटर हैं, मार्केट के अंदर अलग अलग इंटरप्राइजेज हैं, लेकिन जूते की दुकान वाले का इलेक्ट्रिसिटी वाले की दुकान से कितना कंपटीशन होगा, जूते के मैन्युफैक्चरर का जूते के होलसेलर से क्या कंपटीशन होगा। लेकिन अगर दो जूते के मैन्युफैक्चरर हैं उनके बीच में, या दो जूते के रिटेलर हैं उनके बीच में कंपटीशन, वहां पे डायरेक्ट कंपटीशन होता है। तो हार्डकोर जो एग्रीमेंट बोलते हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव कंसल्टेड प्रैक्टिस या एंटी कॉम्पिटिटिव आप अरेंजमेंट कह सकते हो। वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के बीच में होते हैं टू फिक्स प्राइस, बिड रिगिंग एटसेट्रा, और यू कैन से टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन सप्लाई। और इस तरह का जो बिहेवियर होता है मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन को, ये बड़ा डेंजरस होता है। और इसके अंदर कोई रिडीमिंग फीचर नहीं होता, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि कहीं कंज्यूमर को कोई फायदा हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे कंडक्ट को जो है, ऐसे कंडक्ट को, हार्डकोर कंडक्ट को, हर तरह का जो भी इकोनॉमिक स्टडीज हैं वो उसको गलत दिखाते हैं और उसमें कोई रिडीमिंग फीचर नहीं होता। इसलिए हार्डकोर कार्टेलाइजेशन को हमेशा कंडेम्ड किया गया है, हमेशा उसको गलत कहा गया है। अब हमने डिस्कशन किया कि मेंबर्स तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताएंगे नहीं, या मेंबर्स के बीच में कोई मीटिंग होगी उसको भी आप एज ए फैक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में आप प्रूव कैसे करोगे? तो उसके लिए जो है डायरेक्ट एविडेंसेस अगर नहीं होते हैं तो सर्कमस्टेंशियल या इनडायरेक्ट एविडेंसेस यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, कार्टेल को प्रूव करने के लिए दो तरह के एविडेंसेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कार्टेल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसका इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। यस प्लीज रीड वर्ड कार्टेल, पढ़िए। यस सर। सेक्शन
Clause C. A cartel includes an association of producers, sellers, distributors, traders, or service providers who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control the production, distribution, sale, or price of, or trade in goods or provision of services. Yeah, thank you. Now the first thing is कि ये जो कार्टल होगा ये एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। यानी ये एसोसिएशन किसका है? उन इंटरप्राइजेज का, उन पर्सन का जिनका एक जैसा काम है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इस तरह का। अब यहाँ पे सेक्शन 2C के आप 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिख सकते हैं। पहला ये कि जो है that there will be an association. Okay, there will be the association of producer, seller, distributor, trader और service provider. ठीक है, एसोसिएशन होना जरूरी है। अगर एसोसिएशन नहीं है तो सिंपल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, और एसोसिएशन के मेंबर के बीच में अगर एग्रीमेंट है इस तरह का जो सप्लाई वगैरह का डिस्ट्रीब्यूट, तो वो फिर कार्टल बन जाएगा। क्या कार्टल बन जाएगा? वो एसोसिएशन कार्टल बन जाएगा। उस एसोसिएशन को कार्टल बोल देंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? दैट पहला दैट देयर इज एन एसोसिएशन। सेकंड एलिमेंट क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट there is agreement between the members of the association. पहला आपको एसोसिएशन प्रूव करना है कि ये जितने भी जो मेंबर थे ये दे आर द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एसोसिएशन। सेकंड, इन मेंबर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट अगेन दैट सिंपल by section 2B, it may be arrangement, it may be understanding, or it may be simplest action in concert. ठीक है। थर्ड कि ये जो हमने एसोसिएशन प्रूव किया, इसके मेंबर्स के बीच में जो एग्रीमेंट प्रूव किया, इस एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जो एग्रीमेंट है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? टू लिमिट कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन। अगर वो कंपनी जो है वो आपकी प्रोड्यूसर एटसेट्रा हैं, तो वो जो एग्रीमेंट किया उस एग्रीमेंट से प्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, अटेम्प्ट टू कंट्रोल है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सो दीज आर द 3 ingredients. Again listen. First, there must be an association of producer, distributor, seller, trader, service provider, etc. Second, that there must be agreement between the members of this association. Agreement इस association के members के बीच में होना चाहिए एक। थर्ड, उस एग्रीमेंट का क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि वो एग्रीमेंट जो है, ये सारी पार्टियां किस चीज पे एग्री हो रही हैं? कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस, कंट्रोलिंग द प्राइस, ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन इन सर्विसेज। These 3 elements are proved, then this association will termed as cartel. ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखिए कार्टल का रीजन क्या होता है। कार्टल के पीछे जो भी एसोसिएशन है ना, इसके अंदर रीजन फॉर कार्टल बिहेवियर, कब तक कार्टलाइजेशन होगा, इसके लिए होती है गेम थ्योरी या प्रिजनर डायलीमा। गेम थ्योरी या प्रिजनर डायलीमा। कार्टल एसोसिएशन का मेंबर जो है वो एग्रीमेंट में तब तक रहता है या तब तक वो जो उनके बीच में जो सहमति बनी है प्रोडक्शन वगैरह को जो है कंट्रोल करने की या प्राइस को जो डिटरमाइन करने की, वो तब तक उसका कोई भी मेंबर जो है एसोसिएशन को उसको फॉलो करता है जब तक कि उसका प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि
the amount of profit is higher than the possibility of action. ठीक है ना, वो गांव में कहावत करते हैं या तो बाबा जेल में या बाबा रेल में। तो अगर जो मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन है उनको ये लगता है कि प्रॉफिट इसमें मार्जिन जो है वो हाई आ रहा है हमें, और अगर कोई एक्शन भी होगा तो वो एक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि हम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इसको गेम थ्योरी या प्रिजनर डायलीमा कहते हैं। एंड कोई भी जो कार्टेल हो वो तब तक सक्सेसफुल होता है जब तक कि उसका रिजल्ट है वो मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन को एक प्रॉफिट दे रहा है। जैसे ही उससे प्रॉफिट होना, हाई प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, वो उसको फॉलो करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब एम जो है कार्टलाइजेशन का एम क्या है? एम हमेशा कार्टलाइजेशन का एम यही होता है कि हर इंटरप्राइजेज जो है मार्केट में अपने मार्जिन को सिक्योर करके चलना चाहती है, सिक्योरिटी के लिए, कि उसका मार्जिन जो है डिस्टर्ब ना हो कंपटीशन के द्वारा। जैसे हमने टॉट में ग्लूकस्टर ग्रामर स्कूल का केस पढ़ा था कि एक दूसरा स्कूल खुलने की वजह से जो है स्कूल का मालिक को नुकसान होता है, जिनको आप क्या बोलते हैं, डेमिनम साइन इंजीरिया, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी। सो जहाँ पे एम जो है इंजीरिया साइन डेमिनम नहीं बोलेंगे, डेमिनम साइन इंजीरिया। इंजीरिया साइन डेमिनम तो होगा इंजरी विदाउट डैमेजेस। डैमेजेस मीन्स नुकसान एंड इंजीरिया मीन्स लीगल इंजरी। साइन मीन विदाउट, सो इट इज डेमिनम साइन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी। अब दूसरे ने स्कूल खोला तो आपको कोई लीगल राइट का वोलेशन नहीं किया, लेकिन आपका नुकसान तो हुआ। अब यहाँ पे एम ये होता है कि हर जो इंटरप्राइजेज है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव फोर्सेस से डिस्टर्ब रहता है। एंड देयर इज टू फोल्ड कॉम्पिटिशन ऑन एनी इंटरप्राइज। मार्केट में होता है, एक तो उसको कंज्यूमर से हमेशा जो है एक प्रेशर रहता है कि अगर मैं कंज्यूमर को प्रॉफिट जो है क्वालिटी अगर मैं इसकी इन्हेंस नहीं करता हूँ, प्राइस इसका डिक्रीज नहीं करता हूँ, और फैसिलिटी इसकी अगर मैं नहीं देता हूँ, सर्विसेज प्रॉपर नहीं देता हूँ, तो मेरा जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का हो, 2 दिन आपका नेटवर्क नहीं आएगा, तीसरे दिन दूसरी सिम लेके आप उसको शिफ्ट कर जाएंगे या उसको जो है आप पोर्ट करवा लेंगे। तो हर प्रोडक्ट में होता है। एंड दूसरा जो फोर्सेस होता है, मार्केट फोर्सेस, वो कॉम्पिटिटर के द्वारा है। सपोज करो कंज्यूमर आपका सेटिस्फाई था, अब कॉम्पिटिटर ने प्राइस डिक्रीज कर दिया, तो अब आपको तो फिर प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा, अगेन आपको वही प्रेशर कि कंज्यूमर उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप देखते हो कि शैम्पू वगैरह या और जो भी हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, तो हर बार ऐड आती है, एक कहता है उसमें बादाम है, दूसरा उसमें दूध, बादाम, मलाई, शहद, सारी चीजें डालता है। So why they are giving this advertisement? Just to communicate their customer कि their product is also good or much better than their competitor. तो जब तक ये जो दोनों फोर्सेस है ये उनके मार्जिन को फ्लक्चुएट करते हैं और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है हर इंटरप्राइज के बीच में, और इसलिए जो है अपने मार्जिन को सिक्योर करने के लिए वो सारे जो है कार्टेल के अंदर इंटर करते हैं। तो ये एम ये होता है, और इसमें उनका जो है ऑब्जेक्टिव तब तक मतलब वो तब तक फॉलो करते हैं जब तक उनको हाई प्रॉफिट मिलता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कार्टेल को प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा। बर्डन तो हमेशा लाई करता है, और बर्डन जो है वो आप सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दिया, द पार्टी दैट गोज टू द फोरम विल हैव द बर्डन टू प्रूव। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप इन्फॉर्मेंट हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा। अब ये जो बर्डन है आप कैसे प्रूव करेंगे? कार्टेल जो तीनों एलिमेंट थे एग्रीमेंट का जो है पहला कि एसोसिएशन, दैट देयर इज एन एसोसिएशन। ये तो आप एसोसिएशन का जब डीजी रिकॉर्ड लेके आएगा उनका एसोसिएशन का, तो उससे पता चल जाएगा कि ये मेंबर थे एसोसिएशन के। जैसे कि सीमेंट कंपनी में उन्होंने रिकॉर्ड खंगाला होगा और रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि रिसिप्ट है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन या दिल्ली डूसू, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में, तो उसमें कौन मेंबर हो सकता है, तो उससे तो रिकॉर्ड से पता चल जाएगा।
सेकंड क्या एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर। अब ये प्रूव करना जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है एग्रीमेंट, लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा। फैक्टम ऑफ एग्रीमेंट यू हैव टू प्रूव, ठीक है। और इसलिए जो है कार्टेल में मोस्टली केसेस में डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते, तो सर्कमस्टेंशियल और इनडायरेक्ट एविडेंसेस से प्रूव करते हैं। अब दो तरह के एविडेंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, जहां पे आपके पास कम्युनिकेशन है और उस कम्युनिकेशन का कंटेंट भी है, ठीक है। जैसे कि हमने केस किया था इंडियन रेलवे और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, एंड उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो था वो इंडियन रेलवे की एक्सक्लूसिव सप्लाई जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी, ऐसा लिखा हुआ था। तो ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को आप जो है कमीशन के थ्रू रख दो, ठीक है, या जब वो केस में अपील में जाएगा तो ट्राइब्यूनल के बिफोर रख दो, या सेकंड अपील में सुप्रीम कोर्ट के बिफोर रख दो। तो अगर डायरेक्ट एविडेंस है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रेज कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको अप्रिशिएट कर लेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट एविडेंसेस में तो उनका क्या एग्रीमेंट और उसका क्या सब्जेक्ट मैटर है, ये जो दोनों एलिमेंट हैं कार्टेल के, ये प्रूव होना आसान हो जाते हैं, बट डायरेक्ट एविडेंसेस की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या इनडायरेक्ट एविडेंसेस को आप दो फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका होगा कम्युनिकेशन एविडेंस और दूसरा आपका होगा इकोनॉमिक एविडेंस। कम्युनिकेशन एविडेंस का मतलब है कि आपने ये तो प्रूव कर दिया कि पार्टी जो थी वो पर्टिकुलर जो एक्शन से पहले, कॉज ऑफ एक्शन से पहले उनकी कोई मुलाकात हुई थी, उनकी कोई मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग में एक्चुअल में क्या डिसाइड हुआ वो नहीं है। मीटिंग तो है बट कंटेंट ऑफ मीटिंग नहीं है। अगर कंटेंट ऑफ मीटिंग होता तो डायरेक्ट एविडेंस हो जाता, ठीक है, लेकिन ये मीटिंग हुई थी, ये फैक्टर भी यूज होगा, ये फैक्टर भी कम्युनिकेशन एविडेंस है। सीमेंट कंपनी में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि कैसे कैसे एविडेंसेस होके सर्कमस्टेंशियली ये प्रूव किया गया। छोटा केस है लेकिन पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे नॉलेज मिलेगी समझने में, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर टू टाइप, वन इज कम्युनिकेशन एविडेंस, अनदर इज इकोनॉमिक एविडेंस। तो कम्युनिकेशन एविडेंस तो ये हो गया। इस वाले में जो हमने देखा था कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज थी उनके एसोसिएशन के थ्रू जो है एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई, तो ये आपका कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ ये सामने नहीं आया। सो कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट देयर। इकोनॉमिक एविडेंस जो है ये दो तरह का होता है, अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। वन इज कंडक्ट, कि इकोनॉमिक एविडेंस दो तरह का, कंडक्ट एंड स्ट्रक्चरल एविडेंसेस। कंडक्ट कॉमन कंडक्ट हो, जैसे कि प्राइस पैरेललिज्म, डिस्पैच पैरेललिज्म, ओके, प्रोडक्शन पैरेललिज्म, यानी सारों का बिहेवियर जो है वो एक जैसा है, लिमिटिंग द सप्लाई, लिमिटिंग द प्रोडक्शन एटसेट्रा। सो कंडक्ट। और दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चरल एविडेंसेस। स्ट्रक्चरल एविडेंसेस दैट प्रेजेंस ऑफ फ्यू कॉम्पिटिटर, कि मार्केट में इससे रिलेटेड केवल 4 ही कॉम्पिटिटर हैं, 2 ही कॉम्पिटिटर हैं, तो 2 हैं तो उनकी जो है सहमति बनने के ज़्यादा चांस है। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे मार्केट में उतने ही एग्रीमेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल एविडेंसेस में प्रेजेंस ऑफ फ्यू कॉम्पिटिटर, या आप कह सकते हो हाई कंसंट्रेशन, हाई सेकंड हाई एंट्री और एग्जिट बैरियर, कि उस मार्केट में घुसना, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट में घुसना बड़ा डिफिकल्ट है। वेरी फ्यू न्यू इंट्रेंट, होमोजीनिटी ऑफ प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सेस कैपेसिटी, हाई डिपेंडेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑन द प्रोडक्ट, हिस्ट्री ऑफ कोल्यूजन एंड एक्टिव ट्रेड एसोसिएशन। सो ये जो फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं स्ट्रक्चरल एविडेंसेस, इनको कहते हैं कि ये फैक्टर हैं, ये एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट पैदा करते हैं। ये ऐसे फैक्टर हैं दैट आर वेरी कंड्यूसिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेलाइजेशन।
अगर सपोज करो एक्टिव ट्रेड एसोसिएशन है या उनका पास्ट में भी ऐसा कोलिजन हुआ है या उनके मेंबर्स की संख्या बड़ी कम है, हाई कंसंट्रेशन है, उनको ये फियर नहीं है कि कोई नया मार्केट में एंट्री कर जाएगा, तो ऐसे में ये फेवरेबल कंडीशन होते हैं, कंड्यूसिव होता है, फेवरेबल होते हैं कि कार्टलाइजेशन फॉर्मेशन के। अब ये तीनों एविडेंसेस जो हैं, कम्युनिकेशन कि वहाँ कोई कम्युनिकेशन हुआ था, जैसे कि यहाँ इस सीमेंट वाले केस में, कंडक्ट उनका प्राइस पैरेलल बिहेवियर, और उसके साथ में उनका स्ट्रक्चरल एविडेंसेस। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हो जाती हैं तो इनडायरेक्टली और थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इट इज प्रूव्ड दैट देयर वाज कार्टलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे इस वाले केस के अंदर सीमेंट मैन्युफैक्चरर वाले केस में एक पहला मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी द मार्केट, दिस इज ऑन द पेज नंबर 102, मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, दिस पैरा। और ये पैरा जो है मार्केट स्ट्रक्चर वाला, ये एक स्ट्रक्चरल एविडेंस है। स्ट्रक्चरल एविडेंस है कि जो सीमेंट 12 सीमेंट कंपनियों के पास सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का 75% काम है और 21 कंपनियों के पास इस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का 90% शेयर है, 90%. So this fact is showing that the market is oligopolistic where there are only few players. और जब प्लेयर्स बहुत कम हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती है, देयर इज ग्रेटर चांसेस ऑफ फॉर्मिंग द कार्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये जो तीनों एविडेंसेस हमने बताए हैं, तीनों ऊपर से तो कहोगे तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दो टाइप का, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक एविडेंस, इकोनॉमिक एविडेंस का कंडक्ट एंड स्ट्रक्चरल एविडेंसेस। सो कम्युनिकेशन एविडेंसेस, कंडक्ट एंड स्ट्रक्चरल, ये तीनों एविडेंसेस मिलके सर्कमस्टेंशियली प्रूव कर देते हैं कि यहाँ पे जो है कार्टल बिहेवियर था, कार्टलाइजेशन था। सो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो ये केस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कार्टलाइजेशन आल्सो। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके ऊपर कार्टल में ही जैसे केस, आपको कभी कार्टल पे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो केस वैसे जब हम करेंगे चैप्टर 3 तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी 2-3 केसेस आप इस पे लिख सकते हो जहाँ पे बिहेवियर जो था ना, कार्टल बिहेवियर था या कार्टल बिहेवियर प्रूव नहीं हुआ। बिल्डर एसोसिएशन वाला जो केस था, इसमें कार्टल बिहेवियर प्रूव हो गया। ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन वाला जो केस था, उसमें कार्टल बिहेवियर नहीं प्रूव हुआ। ठीक है, और एक आपका है रे या सू मोटो केस अगेंस्ट एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर, शू मोटो केस अगेंस्ट एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर, केस नंबर 3 ऑफ 2011। इस केस में भी सीसीआई और कंपैट ने माना कि कार्टलाइजेशन है। ठीक है, और एक और केस इसमें लिख सकते हो, फिक्की मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिक्की FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस केस को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फैक्ट, दैट प्रोड्यूसर हु प्रोड्यूस द मूवी and distributor who after that distribute the movie to different theaters, whether it is multiplex or single screen theater. तो जो भी मूवी प्रोड्यूस करता है वो फिर फाइनली उसको स्क्रीन करवाता है मूवी को सिंगल स्क्रीन थिएटर में या मल्टीप्लेक्स थिएटर में, बट इट इज़ नो गारंटी कि जो मूवी आपने बनाई है वो हिट ही होगी। और इसलिए जो है कोई भी जो थिएटर ओनर है वो पहले आपको पेमेंट देने को राजी नहीं होता है। तो वहाँ पे एक रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होता है कि भाई आपकी मूवी जितना पैसा अर्न करेगी उसका 60% आप ले लो, 40% मैं ले लेता हूँ, 60% प्रोड्यूसर ले लेगा, 40% ये ले लेगा, या वट एवर
जो भी कॉम्बिनेशन है वो दोनों पार्टियां डिसाइड करती हैं। और इसी जो है असमंजस में सारे जो प्रोड्यूसर वगैरह हैं वो जो है बार्गेन करने के लिए कलेक्टिवली वो कहा कि हम अकेले बार्गेन करेंगे तो हो सकता है हम उतना सक्सेसफुल ना हो, तो सारे जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं फिल्म के, उन्होंने एक ऐसा अपना फोरम सा बनाया, ठीक है, ऐसे फोरम बनाया, कोई रजिस्टर्ड नहीं, मतलब ड्यूरिंग नेगोशिएशन ही, UPDF, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फोरम। एंड दिस यूनाइटेड प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फोरम ने थिएटर ओनर से बात की और उन्होंने नेगोशिएट किया कि भाई हम तो इतना % रेवेन्यू शेयरिंग लेंगे, बिकॉज हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको तो स्क्रीन आउट ही करवाना है। लेकिन नेगोशिएशन वाज अनसक्सेसफुल, नेगोशिएशन नहीं हुआ और फाइनली इन्होंने जो है प्रोड्यूसर वगैरह ने ये डिसीजन लिया कि भाई अगर आप नहीं सहमत होते हो इतने % देने पे भी, तो अब हम कोई भी मूवी, कोई भी फिल्म जो है आपके थिएटर्स में नहीं स्क्रीन करेंगे, हम और कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ लेंगे। और इससे जो है सारे जो थिएटर ओनर थे वो एग्रीड होते हैं और वो CCI में इंफॉर्मेशन करते हैं कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया, ये जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन UDPF जो है UPDF, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फोरम जो है, इन्होंने डिसीजन लिया टू बायोकॉट एनी मूवी, टू बायोकॉट स्क्रीनिंग ऑफ मूवी इन आवर थिएटर। ये आप कह सकते हो कि ये जो डिसीजन इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है ये इनके ही एग्रीमेंट के थ्रू ही हुआ है, यानी इनकी सबकी सहमति है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो है सप्लाई को रोक दिया है। अब स्क्रीन जो थिएटर ओनर जो है उसके पास तो जब तक मूवी की स्क्रीनिंग के लिए नहीं आएगी, जो हार्ड डिस्क होता है वो बेचारा क्या दिखाएगा, तो उसकी सप्लाई को तो इन्होंने रोक दिया है। तो ऐसे जो है सप्लाई को जो उन्होंने लिमिट कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है, जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, तो ये जो है एंटी कॉम्पिटिटिव है। अब ये आर्ग्यू करते हैं सारे प्रोड्यूसर कि हमने तो ऐसा कोई फोरम बनाया नहीं था, ये तो नेगोशिएशन के बीच में ही ऐसे ही इनफॉर्मली वी हैव फॉर्म, बट CCI हेल्ड दैट इज नॉट नेसेसरी कि इनफॉर्मली आपने फॉर्म किया या ऐसे किया हो। अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाए तो इन कंपनीज का 100% शेयर था, 100% जो है ये मूवी जो है हमारा फिल्म्स जो होती हैं उनको ये 100% इनका शेयर था, एंड सो दैट मीन दे होल्डिंग लार्ज मार्केट शेयर। और उसमें भी इनकी संख्या बड़ी कम है, जो जिनको हम बोलते हैं ना बैनर, जो मैन्युफैक्चरिंग फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती हैं, सो उनकी संख्या बड़ी कम थी और सो इसलिए देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी। सो ये 3-4 केसेस आप जो है कार्टेल पे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टर्म है रिलेवेंट टर्नओवर हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन आपका रिलेवेंट टर्नओवर से पूछता है। उसके बाद में इंटरप्राइज हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्राइज से भी क्वेश्चन पूछता है और वो केस भी हमने डिस्कस कर दिया था। उसके बाद में जो है एग्रीमेंट हमने समझ लिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने कार्टेलाइजेशन भी समझ लिया, उसके ऊपर ये केस भी, सीमेंट वाला केस भी हमने प्रॉपर कर लिया, ठीक है। अब कुछ छोटे वर्ड हैं जैसे कि गुड्स, सर्विसेज और कंज्यूमर और रिलेवेंट मार्केट एटसेट्रा, वो अभी तो जैसे आज तो नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अगर मैं बहुत जल्दी करता, मैं तो सोचा तो यही था कि बहुत जल्दी करके आप लोगों का आज यूनिट 2 ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपकी 4th यूनिट में रिलेवेंट मार्केट ही यूज होंगे। जो 4th यूनिट में जो इंक्वायरी होती है, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं और उसमें पहली स्टेज यही होती है कि डिलिनेशन ऑफ रिलेवेंट मार्केट, यानी रिलेवेंट मार्केट को फाइंड आउट करना। फिर उस रिलेवेंट मार्केट में हमें देखना होता है कि जिसके ऊपर एलिगेशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या पोजीशन है। अगर वो डोमिनेंट हो जाता है तो फिर तीसरे स्टेज में जाके उसके कंडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए जो है रिलेवेंट जो आपका मार्केट है, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रिलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इतना जल्दी तो उसको नहीं हम डिस्कस कर सकते कि मैं कर दें, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ
और रिमेनिंग पार्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव विद रिस्पेक्ट टू टुडेज डिस्कशन यू कैन आस्क मी। है किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। बोलिए सर एंटरप्राइज लगता है सर मैं मिस कर गया हूँ, पता नहीं, मतलब एंटरप्राइज शायद अभी डिस्कस नहीं हुआ था वो डेफिनेशन हम लोग रिलेवेंट होते। अच्छा यस सर, इंटरप्राइज करना वो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? नो सर। मुझे तो लग रहा है, पूछ लो बाकी लोगों से। नहीं हुआ था। नहीं होगा तो फिर किसी दिन करवा देंगे। इंटरप्राइज तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर इंटरप्राइज ही नहीं होगा तो सेक्शन 3 सेक्शन 4 तो अप्लाई ही नहीं होगा। अगर आप सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पढ़ते हो या सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 पढ़ते हो, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 आप पढ़ोगे तो लिखेगा कि नो इंटरप्राइज और ग्रुप सेल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, यानी जो है किसको मना किया गया है? इंटरप्राइज को या उसके ग्रुप को। इसी तरह सेक्शन 3 में जो है नो इंटरप्राइजेज और एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइजेज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट related to production, supply, storage, distribution, acquisition, control or acquisition relating to goods or services that causes or likely to cause appreciable adverse effect. So there is the prohibition तो हमारा इंटरप्राइज पे है कि इंटरप्राइज ऐसे कोई एग्रीमेंट में इंटर ना करे। ओके सर, इन प्रीवियस क्लास यू हैव टॉट इन ब्रीफ। अच्छा, ब्रीफ enterprise and connected section 3। ओके चलो कोई नहीं, उसको भी डिटेल में हम करवा देंगे, ठीक है, उसको डिटेल में करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका जो नहीं समझ पाए हो? नो सर। ठीक है, ओके गाइस, देन वी विल मीट अगेन। एक्चुअली क्लासेस एक तो गर्मी आ गई और बहुत सारे और भी मेरे एंगेजमेंट हैं, एकेडमिक एंगेजमेंट, आई वाज अनेबल टू टेक क्लासेस। और ऑफ डे पे ना जो भी टीचिंग में होता है सब लोग उसको टारगेट करते हैं कि आज इसका ऑफ डे है तो इसको एंगेज किया जाए, और आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो कि क्लास उस दिन हो जाए। अभी मॉर्निंग में मैं मीटिंग था तो वहाँ पे जाके आया तो 4 o'clock से होना था, लेकिन फिर वो मैं पहुँच ही नहीं पाया, तो इसलिए जो थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें करके ना इसको जल्दी कर लेंगे। एंड डोंट वरी, ये जो बेसिक फाउंडेशन वाली चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो बाकी आपकी जो यूनिट होगी, जैसे इसके यूनिट के बाद में जो 3rd यूनिट होगी, कुछ चीज़ें जैसे जब आप कार्टल पढ़ोगे, कार्टल का आपका काम पहले का हो गया। इसी तरह से जो है आप एग्रीमेंट की जो सारी चीज़ें पढ़ोगे वो एग्रीमेंट का भी आपका मोस्टली जो पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इंटरप्राइज आपकी क्लियर हो जाएंगी, एग्रीमेंट आपको कैसे प्रूव करना है वो हो जाएगा। केसेस के नाम भी 3-4 बार हमने बता दिए हैं, उसके अंदर का कंटेंट हमें करना है, ठीक है। ऐसे ही जब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होंगे तो उसमें रिलेवेंट मार्केट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके अंदर रिलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट को किस तरह से डिटरमाइन करना है, तो वो भी आपका हो जाएगा। सेक्शन 6 जो कॉम्बिनेशन की इंक्वायरी है उसमें भी कुछ खास नहीं करना, सेम वही करना है जो सेक्शन 3 में करना है, ठीक है ना। तो बाकी का चीज़ें जो है ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो आसानी से हो जाएंगी। तो डोंट गेट पैनिक, ज़्यादा नहीं कि सर इतना भी नहीं हुआ, ठीक है गाइस। देन गुड लक, बाय बाय, enjoy your weekend. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.